हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी, सीएचएसएल, टेट, सीटेट इन सबके किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। इसको डिवाइड किया गया है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है। इससे हमें पता चलता है कि हमें इंडिपेंडेंट कैसे मिली। बिकॉज हमारी इंडिया एक कॉलोनी होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो हमें कैसे इंडिपेंडेंट मिली, हम कैसे एक सोवरेन कंट्री बने। तो स्टार्ट करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कंट्रोल किया। मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट होता है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे इंडिया के अंदर आई, फिर धीरे धीरे उन्होंने कैसे कंट्री को पूरा कंट्रोल कर लिया, फिर कितने टाइम तक चलाया, फिर कैसे इंडिपेंडेंट स्ट्रगल स्टार्ट हुए और फिर कैसे हमें फ्रीडम मिला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। चार्टर दिया था उसे एक वहाँ के ब्रिटिश क्राउन जो थे उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चार्टर में एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया था, यानी कि इंडिया के साथ जो ट्रेड था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। कोई भी दूसरी कंपनी जो भी ब्रिटिश कंट्री से रिलेट हो, उस कंट्री की कोई भी दूसरी कंट्री इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर के थ्रू एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया था इंडिया के साथ ट्रेड करने का। इंडिया में 1600 में बने थे ये, 1605 में इंडिया में एंटर किया और 1757 बहुत ही फेमस बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी, आपने सुना होगा। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार वाला बहुत ही प्रॉस्परस रीजन था। वहाँ से आप अगर रेवेन्यू की बात करो तो काफ़ी रेवेन्यू मिलता था। मुगल्स जो भी रूलर थे तो उस रीजन को कंट्रोल कर लिया। बट एज 1757 की विक्ट्री के बाद, बिकॉज जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी उनका मेन एम जो था वो प्रॉफिट था। वो प्रॉफिट लेना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना अचीव कर पाएँ। इसीलिए उन्होंने सोचा कि 1757 में उन्होंने जीत तो लिया, बट उन्होंने सोचा हम एक पपेट नवाब बिठाते हैं, जो कि था कि सिराजुद्दौला के साथ 1757 का वॉर हुआ था। आप जानते हैं 1757 का वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। तो उसमें उसके उसका जो सेनापति होता था उसने धोखेबाजी की और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया, तो उसे ही नवाब बना दिया। लेकिन फिर उसने भी, जब इन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिया था, तो उसने जब रिबेल करना स्टार्ट किया तो और किसी को बना दिया, मीर जाफ़र, मीर कासिम ये होते हैं, आपने इन दोनों को बनाया था। उसके बाद 1764 का जो एक, तो 17 यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और उसके बाद कंपनी को लगा कि पपेट रूलर से काम नहीं चलेगा, तो अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन खुद से संभालना स्टार्ट कर दिया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में उन्होंने सोचा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन हम खुद ही संभालते हैं, बिकॉज 1757 के बाद उन्होंने सोचा पपेट रूलर है वो एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल अपना सब कुछ देखेगा और हम अपना रेवेन्यू, बिकॉज उनका प्रॉफिट था कि उन्हें उनका मेन मोटिव था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था, तो वो अपना रेवेन्यू का सारा सिस्टम देखेंगे। बट जब काम नहीं चला, जो भी नवाब बनाते थे पपेट नवाब, वो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करता था, उनके अकॉर्डिंग रेबल करना स्टार्ट कर देता था, तो उन्होंने सोचा अब हम खुद ही संभालते हैं सारा। तो 1755 से खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को नवाब के तौर पर ऐसा बनाया गया। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल पोस्ट जो थी 4 बार चेंज हुई है पोस्ट। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, फिर 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और इसके थ्रू क्या था, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। सेंट्रलाइजेशन कैसे कि जो बंगाल वाला अपना जो रीजन है ये बंगाल, ठीक है, यहाँ का जो गवर्नर था उसको ये मद्रास प्रेसिडेंसी और ये हमारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इनके जो भी गवर्नर्स थे उनको बंगाल गवर्नर का सबॉर्डिनेट बना दिया गया, यानी कि पावर जो थी कहीं ना कहीं बंगाल के गवर्नर के पास सेंट्रलाइज्ड होना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि जो भी मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी पहले इंडिपेंडेंट होते थे तीनों, अब जो था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर्स थे उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया, उनको डिपेंडेंट बना दिया गया ऑन द गवर्नर ऑफ बंगाल और उसकी पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दे दिया गया, उन्हें ज़्यादा राइट दे दिए गए। फिर 1833 में ये पोस्ट एक बार फिर से चेंज हुई थी चार्टर एक्ट के थ्रू, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया अलग से, और जो भी बंगाल का गवर्नर था उसको राइट दे दिया गया सभी जो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में टेरिटरीज थी उसको कंट्रोल करने का एज अ सिंगल, तो एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया उसको, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जितनी भी टेरिटरीज था उनका कमांड रूल सब कुछ करने का जो राइट था वो दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को।
अब 1858 में, जैसा कि हम जानते हैं, 1858 में हमारा ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था, जिसको ब्रिटिशर्स सेपॉय म्यूटिनी बोलते हैं, बट हमारे लिए वो एक फ्रीडम स्ट्रगल था जो कि स्टार्ट हुआ था 1858 में, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने सबको परेशान करके रखा था। किसान परेशान थे बिकॉज उनको कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर करते थे, ठीक है, ईटेबल जो भी था वो नहीं करने देते थे, और फेमाइंस होते थे बहुत ज़्यादा, रेवेन्यू इतना ज़्यादा था, तो सब लोग परेशान हो गए थे। एट लास्ट तो रिवॉल्ट हुआ 1858 का, और उसके बाद जो गवर्नर ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसको ख़त्म कर दिया गया और वायसरॉय पोस्ट स्टार्ट की गई। और जो वायसरॉय था, ये यहाँ से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़्यादातर राइट्स ख़त्म होते चले गए। वायसरॉय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। यू नो व्हाट, जो वायसरॉय था ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।